हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, पार्टिकल एंड वेव्स। लाइट रेज आर रेडिएशन हैव डुअल नेचर। जो लाइट रे रहती है या रेडिएशन, वो डुअल नेचर की होती है, दोहरी प्रकृति की होती है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ पार्टिकल एंड वेव्स। ये कण प्रकृति की भी होती है और तरंग प्रकृति की भी होती है। एंड बोथ फॉर्म एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों के दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट रेज, वेयर इज रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड द वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें प्रकाश के कणीय प्रकृति के बारे में पता चलता है, और ठीक उसी तरह अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन से हमें प्रकाश के वेव नेचर का पता चलता है। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि जो मैटर द्रव्य होता है उसका दोहरा रूप होता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है और दूसरा तरंग के रूप में होता है, और दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन। In 1905, Einstein proposed that light is dual in nature, that is, particle and wave. In 1924, Louis de Broglie proposed a revolutionary idea with reference to atomic model. लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में एटॉमिक मॉडल के संदर्भ में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। According to it, the dual character wave and particle may not be limited to radiation alone, but should be extended to matter as well. ये केवल रेडिएशन के लिए दोहरी प्रकृति नहीं थी, बल्कि ये द्रव्य के लिए भी थी। जितने भी मैटर्स हैं उनकी भी दोहरी प्रकृति होती है। तो डी ब्रॉगली implied the following relation between wavelength and mass of particle using Einstein equation E equal to mc square and Planck equation E equal to h nu। आइंस्टीन के इक्वेशन में E इक्वल टू जो mc स्क्वायर है वो भी ऊर्जा के इक्वल ही है, और प्लांक इक्वेशन में भी जो h न्यू की वैल्यू है वो ऊर्जा के इक्वल है। इस तरह से हम आइंस्टीन इक्वेशन को और प्लांक इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो ऊर्जा के ही इक्वल है। तो mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं h इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, और यहाँ m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमें पता है कि जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट और तरंगदैर्घ्य के लैम्डा के अनुपात में होता है। तो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। यहाँ पे जो mc है वो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संवेग है, जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग इक्वल टू संवेग। इट इज़ डिनोटेड बाई p। हम संवेग को, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। तो ये ओवरऑल हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, क्योंकि mc के जगह पे हम p रख सकते हैं, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम होता है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन हमें मिला है लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, इसे कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो लैम्डा होता है और जो मोमेंटम होता है, तरंगदैर्घ्य और संवेग एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो मोमेंटम उसका घटेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा तो मोमेंटम उसका बढ़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे थे ऊपर में कि लैम्डा इक्वल टू h बाई mc कैसे आया था।
तो जब हम पहले वाली इक्वेशन में देख रहे थे mc² इक्वल टू एच न्यू, तो अब एच न्यू में न्यू की जगह पे हम c/λ रखेंगे। तो यहाँ पे इधर का एक c और ये वाला c कट जाएगा, फिर ये होगा mc इक्वल टू h/λ। फिर हम रिप्लेस करेंगे, लैम्डा को इस साइड लाएंगे और राइट साइड में mc को लाएंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/mc। यहाँ पे m इंटू सी इक्वल होता है p के, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू h/p की वैल्यू आ गई है। ये है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आप सॉल्व करिएगा, लेकिन जो जो बारीकियाँ हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी वो मैं बता दूंगी। तो क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ वेव associated with a fast moving 1.0 gram particle with the velocity of 100 centimeter inverse second inverse। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में रेडिएशन का जो भी पार्टिकल है उसका मास दिया हुआ है, m जो है वो दिया हुआ है, वो है 1.0 ग्राम है, और यहाँ पे वेलोसिटी हमें दी हुई है, वेलोसिटी है 100 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकालनी है। तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकालने के लिए हम लैम्डा इक्वल टू h/mv करेंगे। हमें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वहाँ पे ऊपर में जो मैंने प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताया था वो था अर्ग में, इसलिए वो 10⁻27 था। यहाँ पे हम जूल सेकेंड रखेंगे। तो आप क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि यूनिट क्या है। तो यूनिट में हम हमेशा सॉल्व करते वक्त 10⁻34 वाली वैल्यू लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू जूल सेकेंड में होती है, और जो मास दिया रहता है वो किलोग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो मास है वो हमें दिया हुआ है एक ग्राम दिया हुआ है। अगर हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ जब ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, अगर 1 ग्राम है तो वो 10⁻³ में इंटू हो जाता है, फिर वो किलोग्राम में आ जाएगा। और उसी तरह वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, वेलोसिटी चूँकि सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में दी है, उसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। तो हम 100 इंटू 10⁻² मीटर करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1 आएगा, क्योंकि ये 10⁻² कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 1/100 है, 1/100 है, तो 100 कट के एक ही आएगा ऊपर नीचे से कट के। पर यहाँ पे डेटा थोड़ा अलग दिया हुआ है, मैं देख रही थी इसको, यहाँ पे डेटा में 10⁻⁻1 लिया है, और अगर यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो 100 मेरे को लग रहा है कि ये 10⁻² होना चाहिए। आप इसमें देखिएगा सॉल्व करके। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप 10⁻34 वाली लीजिएगा, क्योंकि वो जूल सेकंड में होगी। और अगर ग्राम में दिया है कोई भी वैल्यू तो उसे आप किलोग्राम में चेंज करिएगा, और अगर वो सेंटीमीटर में है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा। जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 6.626 इंटू 10⁻30 मीटर मिलेगा, और 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के। तो आपको मीटर को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10⁻30 जो 10⁻30 है उसमें आप गुणा करेंगे 9 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻30 में 9 को आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻21। याद रखिएगा कि जो वेवलेंथ आती है जनरली नैनोमीटर में होती है, तो जो भी वैल्यू आपकी मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी आई रहेगी उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास ऑफ 9.1 इंटू 10⁻31 kg
is moving with a velocity of 1.00 into 10 to power 7 meter per second. What is the wavelength of the wave associated with the electron? तो इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे. लैम्डा इक्वल टू h/mv. तो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 और मास दी हुई है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31. यहाँ पे ऑलरेडी किलोग्राम में दिया हुआ है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और आपकी वेलोसिटी है 1.00 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर सेकेंड इनवर्स. आप इसको सॉल्व करिएगा. सॉल्व करने पे आपको 7.28 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर मिलेगा. उसके बाद आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद में 0.0728 की वैल्यू मिलेगी. ये आपका आंसर होगा. अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड. If a stone of 1 kilogram mass moving with the velocity of 1.0 meter per second, find out the de Broglie wavelength for the stone. तो हमें वेवलेंथ ही निकालनी है. तो लैम्डा इक्वल टू h/mv वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 अपॉन 1.0 kg इंटू 1. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 मीटर. ये आपका आंसर होगा. ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस वैल्यू रखना था आपको. तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं. आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा. अगर आप यूजी में हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपको लैम्डा की वैल्यू पूछेगी. और ओवरऑल क्वेश्चन बनाने में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यूनिट कन्वर्जन आप कैसे कर रहे हैं. यूनिट में आप देखिएगा जैसे जैसे मैं रखना बताई हूँ, ग्राम का किलोग्राम में, सेंटीमीटर का मीटर में, आप बिल्कुल वैसे रख के सॉल्व कर सकते हैं. आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे. आप प्रैक्टिस करके जाइएगा. क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बीएससी वगैरह में. ठीक है, ओके, थैंक यू.